हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो आपका मर्केंटाइल लॉ है। मर्केंटाइल लॉ एक ऐसा पेपर है जो आपके यूजीसी नेट में लीगल एस्पेक्ट्स के नाम से जाना जाता है और सेमेस्टर 1 जो मारवाड़ी कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका बिजनेस लॉ के नाम से या मर्केंटाइल लॉ के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इसका ऑलरेडी 4 क्लास जो है आप लोग को मैंने अपने यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और उसके बाद ये 5वां क्लास जो है आपको समझ में आएगा, तो 5वां क्लास पढ़ने से पहले आपको चारों क्लासेस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास जो है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन का मतलब समझाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है। आज के जो क्लास है उस क्लास में मैं आपको बेसिकली कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट, ये 2 टॉपिक है हमारा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट, ये 2 टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक आज के क्लास में कवर अप होगा। फ्री कंसेंट, ये दोनों टॉपिक कवर अप होगा। सबसे पहले हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में बात करेंगे, देन हम फ्री कंसेंट के बारे में बात करेंगे। याद करिए दोनों जो पॉइंट है मेरा, इधर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करो या फिर फ्री कंसेंट की बात करो, दोनों जो पॉइंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए दोनों इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इसके दोनों जो है बोथ आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टी में मैंने देखा था जो भी आपके पार्टी जो इंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मान लेते हो सपोज 2 पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन है आप, मान लेते हो सपोज ये आप हो, है ना, और ये एक पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ये वह पर्सन है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन का कैपेसिटी क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका सेक्शन 11 में बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जब ये पर्सन आपका मेजर होना चाहिए। पहला केस ये सेक्शन 11 बोल रखा है। दूसरा केस जो है ये साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है ये पर्सन को साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा जो है नॉट डिस्क्वालिफाइड टू एनी लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड टू एनी लॉ, या किसी भी तरह का किसी भी कानून से ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, तभी जाकर के आप ये पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करोगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे बताया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में वो पर्सन को क्या होना चाहिए, तो मेजर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, नॉट क्वालिफाइड टू एनी लॉ, किसी भी लॉ में वो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। तो मेरे को एक बात बता दो, कहने का मतलब अगर आपने इसका ऑपोजिट में माइनर से अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या अनसाउंड माइंड से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया या तो डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जस्ट इसके ऑपोजिट में मैंने बात किया, अगर ये पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ, अगर इस टाइप के पर्सन से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली बात कि सर माइनर क्या होता है, माइनर किसको बोलते हैं, और गलती से अगर माइनर के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर लिया तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, क्या होगा। उसी तरह अनसाउंड माइंड के साथ, अनसाउंड माइंड में कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मैं बताऊंगा। डिस्क्वालिफाइड में क्या आ जाते हैं, तो सबसे पहले डिस्क्वालिफाइड का ही मैं बात करूंगा।
तो एक चीज तो मैंने बता दिया कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो है वो सेक्शन 11 में ये सब बातें कराएगी। सेक्शन 11 में कोई भी पर्सन जो है, अगर आपका साउंड माइंड है, आपका मेजर है, नॉट डिस्क्वालिफाइड टू पर्सन है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला केस, मैं माइनर और साउंड माइंड के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा कि माइनर एंड साउंड माइंड क्या होते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला केस जो है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन किसको बोलते हैं? डिस्क्वालिफाइड पर्सन मतलब कौन से पर्सन को डिस्क्वालिफाइड पर्सन के नाम से जाना जाता है? इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्क्वालिफाइड पर्सन जो है उसमें सबसे पहला नाम आता है एलिन एनिमी का। एलिन एनिमी का, एलिन एनिमी जो है ये फॉरेन कंट्री के साथ जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो, जैसे मान ले तो एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उस दौरान अगर कोई पर्सन ने पाकिस्तान के साथ इंटर करा है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर करा है, जबकि वो कंप्लीटली बैन था, तो वह पर्सन जो है डिस्क्वालिफाइड पर्सन माना जाएगा और वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वो वॉइडेबल नहीं होता है, याद रखना। वॉइड एंड वॉइडेबल में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो शुरुआत से वो कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। वॉइडेबल मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर मैं चेंज कर दूं तो इट कैन बी इंप्रूव, वो सुधारे जा सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो है आपका क्या चीज, कि अगर आपने किसी भी तरह के एलियन एनिमी से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करा है तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा है आपका फॉरेन, दूसरा है आपका फॉरेन सॉवरेन। या तो फिर एम्बेसडर्स। आपने सुना होगा जो एम्बेसी में जो लोग होते हैं, तो उसके साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एम्बेसडर के साथ अगर आपने किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फॉरेन सॉवरेन के साथ अगर आपने कोई किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और ये दोनों अगर आप एलियन एनिमी से करो या फॉरेन सॉवरेन या फिर एम्बेसडर से करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनकम्पिटेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नॉट कॉम्पिटेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? या तो फिर नेक्स्ट है कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड कहने का मतलब क्या है, या कॉन्विक्ट कहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे वाले पर्सन के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साफ साफ बोलता है कि आपने जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा था वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं था, वो इनकम्पिटेंट पार्टी था। इज इट क्लियर? तो कॉन्विक्टेड पर्संस के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्विक्टेड पर्सन मतलब सीधा सा बात है जो सजा जिसको मिल चुका है या जो सजा काट रहा हो जेल में, ठीक है, जिसके ऊपर केस चल रहा हो, तो वो सारे पर्संस के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत बड़ी बात बोल दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कि मैरिड वुमेन के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते हैं। जो विवाहित महिला होती है उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते, लेकिन विवाहित महिला के साथ हम अब किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को इंटर हम विवाहित महिला के साथ हम नहीं कर सकते हैं वो समझ लो। क्योंकि देखो, अगर डायरेक्टली मैं सिर्फ ये बोल दूं कि मैरिड वुमेन के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं तो वो आपका इनकम्पिटेंस होगा, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि मैरिड वुमेन जो है क्या कभी भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकती। तो इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो समझोगे ध्यान से। पहले तो समझ लो कि मैरिड वुमेन के पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहां कहां से आ सकता है। तो मैरिड वुमेन के पास दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग स्त्री धन के नाम से जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी को ये हिंदी में ही लिखा जाता है स्त्री धन, और दूसरा जो है अदर।
तो ध्यान से सुनना, स्त्री धन वाला जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मैरिड वुमेन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकते हैं, याद रखना। इसके लिए स्त्री धन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके साथ इंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदर के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है स्त्री महिला के साथ आप नहीं कर सकते, मैरिड वुमेन के साथ। कहने का मतलब यह हुआ स्त्री धन क्या है, तो स्त्री धन का डेफिनेशन बोलता है या तो मैरिड वुमेन ने सेल्फ जनरेट किया होगा अपना इनकम, सेल्फ जनरेट मतलब समझ में आ रही है, खुद व्यवसाय करती होगी, या फिर इसको खुद का जॉब होगा, या खुद ये ट्यूशन पढ़ाती होगी, व्हाटएवर, मतलब इसने खुद से कमाया, दैट इज कॉल्ड स्त्री धन। दूसरा जो है इसको फ्रॉम हर पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स से वो प्रॉपर्टी मिला। जैसे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज इसके पेरेंट्स ने इसको 10 लाख का सोने का हार दिया ना, और डायमंड का रिंग दिया, तो वो आपका स्त्री धन में आ जाएगा, वो आपका स्त्री धन में आ जाएगा। और मैरिड वुमेन ये दोनों प्रॉपर्टी पे कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकती है, या तो फिर इसके हस्बैंड ने अपने विल से, अपनी इच्छा से, लेकिन वो छोड़ दो, वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये दो ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिस प्रॉपर्टी को स्त्री धन के नाम से जाना गया। और ये प्रॉपर्टी पे अगर कोई महिला जो शादीशुदा महिला है, अगर वो महिला आपके साथ इंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट, तो यह जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करता हूं, शादीशुदा वाइफ ने क्या करा, अपना हस्बैंड का प्रॉपर्टी को होता है कभी कभी, हस्बैंड का प्रॉपर्टी को इसने किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, ये बोल करके कि अरे भाई हम दोनों एक ही हैं, हस्बैंड वाइफ तो एक ही है ना, ले लो तुम, जाओ मैं साइन कर देता हूं। तो यह इनकम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब हस्बैंड के प्रॉपर्टी में मैरिड वुमेन का किसी भी तरह का कोई राइट जो है एज पर लॉ एट पर इंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक ना। मैं इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो सर हस्बैंड का कोई प्रॉपर्टी में राइट होता है, लेकिन वो इंटर नहीं कर सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल नहीं कर सकता, यूज कर सकता है। यूज करिए आप, डोंट वरी, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद तक यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसी तरह तो पुरुष का भी हो सकता है ना, मैरिड मैन का भी तो हो सकता है, लेकिन मैन के लिए इंडियन लॉ में कोई ऐसी बात नहीं कर रखा है कि कोई पुरुष धन होता है या फिर कोई अदर होता है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कर रखा है। सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए कर रखा है कि स्त्री धन क्या होता है और आपका अदर क्या होता है। इज इट क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। अगर यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो तब फिर आपका ये डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, ये डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये अगर आप करते हैं तो ये क्वालिफाइड है, अगर ये आप करते हैं ना बच्चा तो ये आपका क्वालिफाइड है। याद रखना, ये डिस्क्वालिफाइड है लेकिन ये जो है वो क्वालिफाइड है। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां तक अगर आपने समझ गया होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अगर आपने किसी पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन था इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट के साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब जिसका डेप्ट जो है वो ज्यादा है, क्या चीज से? एसेट्स से। डेप्ट क्या चीज से ज्यादा है? तो एसेट्स से ज्यादा है। तो अगर डेप्ट एसेट्स से ज्यादा है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट कहलाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है। तो जो पर्सन दिवालिया हो जाए उस पर्सन के साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटर आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ आप किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। या तो फिर अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर कोई अदर टाइप का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से, या अदर टाइप का कॉर्पोरेशन से, तो इसका एक पावर जो होता है ना, पावर, जैसे ये पावर दे रखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ये पावर है, ये पावर के बियॉन्ड जाकर के कॉन्ट्रैक्ट इंटर
इसके साथ भी नहीं किया जा सकता है। एंड दे ऑल आर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ये सारे के सारे कौन से पर्सन में आते हैं बेटा? तो ये सारे के सारे डिस्क्वालिफाइड पर्सन में आते हैं। तो ये सारे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप इनकम्पिटेंट्स पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, इनकम्पिटेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका अनसाउंड माइंड। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा माइनर को। पॉइंट नंबर टू, अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन। तो अनसाउंड माइंड पर्सन क्या होता है समझ लीजिए। अनसाउंड माइंड पर्सन क्या होता है? पागल व्यक्ति। तो अगर आपका अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखो साउंड माइंड मतलब क्या हुआ यहां पे समझ लो। पर्सन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पर्सन जो होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं। पहला तो हो गया साउंड माइंड। पहला क्या हो गया बच्चा? साउंड माइंड। दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड। पहला हो गया साउंड माइंड, दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड कहने का मतलब a person who able to take a decision, जिसको डिसीजन लेने की क्षमता है, जो निर्णय ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। दे हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको हम बोल सकते हैं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो काम करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो काम करता है। बात समझ में आ गई? बट अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब दैट पर्सन्स दोज हु हैव नॉट सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी भी तरह का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन एट द व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब ये इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस टाइम जो है ये डिसीजन लेने लायक नहीं बचता है। बात समझ में आई? डिसीजन लेने लायक ये नहीं होता है। मतलब ही कांट एबल टू टेक अ डिसीजन, ठीक है ना। तो वैसे पर्सन को हम लोग कौन सा पर्सन बोलते हैं? अनसाउंड माइंड पर्सन बोलते हैं। कौन सा पर्सन बोलते हैं बच्चा लोग? तो अनसाउंड माइंड पर्सन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो देखो साउंड माइंड पर्सन क्या हो गए, अनसाउंड माइंड पर्सन क्या हो गए, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। यहां तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बता देता हूं मैं अनसाउंड माइंड में कौन कौन से पर्सन्स को हम लोग अनसाउंड माइंड बोलेंगे। तो अनसाउंड माइंड पर्सन्स होते हैं, जैसे सबसे पहला अगर पर्सन में बात करूं तो वैसे पर्सन जो लुनेटिक्स पर्सन होते हैं, जो पागल होते हैं, लुनेटिक्स। तो अगर हम लुनेटिक पर्सन के बारे में बात करें तो वो पर्सन जो है वो पर्सन आपका क्या होगा? साउंड माइंड अनसाउंड माइंड होगा। क्या होगा? अनसाउंड माइंड होगा। लुनेटिक्स मतलब पागल। लुनेटिक्स मतलब क्या होता है? पागल होता है। मतलब जो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है। मतलब लुनेटिक्स कहने का मतलब क्या? जिसका मेंटल एबल नहीं है, या फिर इडियट। जो परमानेंट जो है मतलब इडियट जो कंप्लीटली अपना मेंटल पावर जो है लॉस कर गया है। देखो लुनेटिक्स बोलो, इडियट बोलो, ये दोनों लगभग एक जैसा है, कॉमन है, ठीक ना। या तो फिर इसी को साथ में अनसाउंड माइंड भी बोलते हैं हम लोग। अनसाउंड माइंड भी बोलते हैं बहुत बार। अनसाउंड माइंड मतलब पागल ही होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट है आपका ड्रंक्ड पर्सन। ड्रंक्ड पर्सन ड्रंक्ड पर्सन जो है ना, ये कंप्लीटली जो है यह पर्सन हमेशा के लिए ये पर्सन लुनेटिक, ये अनसाउंड माइंड नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहा है, मान ले तो सपोज आप अगर कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहे हो और उस टाइम पूरा पी के हो, बैठे हो, मतलब पिए हुए हो, तो उस टाइम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। या तो फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहे थे उस टाइम आप पूरा पिए हुए थे। होता है ना कभी कभी गांव देहात में चले जाना, पी करके वो जमीन को लिखवा लिया जाता है।
चलो जमीन लिख दो भाई, पिया हुआ था उस टाइम। तो जब पिया हुआ था, जब वो ड्रिंक लिया हुआ था, तो उस टाइम उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से उसने सही से दस्तावेज को नहीं पढ़ा। बात समझ में आई? सही से आपका वो डॉक्यूमेंट्स को उसने रीड आउट नहीं कर रहा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे पर्सन को भी हम लोग इनकम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट वन है आपका, लास्ट जो है वो है आपका माइनर। माइनर किसको बोला जाता है? ध्यान से समझोगे, माइनर के लिए थोड़ा सा रूल है, नियम कानून है थोड़ा सा माइनर के लिए। माइनर मतलब हु नॉट अटेन्ड the age of 18 years, जिसने अभी तक 18 साल का एज जो है अटेंड नहीं कर रखा है। मतलब जिस बच्चे का एज जो है 18 साल से कम है, वह पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? वह पर्सन को हम लोग माइनर बोलेंगे। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? तो उस पर्सन को हम लोग माइनर बोलेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? तो माइनर जो है, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो तो वह भी आपका क्या माना जाएगा? वह भी आपका इनकम्पिटेंट पार्टीज माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए, तो ये तो हमने बता दिया आपको सारे चीज। इसमें कुछ माइनर्स के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, माइनर के कुछ एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे डिस्कस करता हूं माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर्स एग्रीमेंट्स, अगर माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया तो कौन कौन सा एग्रीमेंट जो है वो माइनर्स एग्रीमेंट माना जाएगा, वो समझ लो। तो सबसे पहला पॉइंट है एन एग्रीमेंट। अगर आपने कोई एक एग्रीमेंट किया है, एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर, किसके द्वारा? माइनर के द्वारा। बाय अ माइनर इज एब्सोल्युटली, वह एग्रीमेंट जो है वो एब्सोल्युटली क्या माना जाएगा? एब्सोल्युटली वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एंड इन ऑपरेटिव एज अगेंस्ट हिम। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर माइनर के द्वारा, बाय माइनर, कोई एक एग्रीमेंट जो है वो माइनर के द्वारा हो रखा है, तो वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और वह एग्रीमेंट इन ऑपरेटिव एज अगेंस्ट हिम, मतलब उसके अगेंस्ट में आप किसी भी तरह का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर माइनर्स के फायदे के लिए वो अगर एग्रीमेंट, देखो एक चीज आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चीजों को, कि माइनर्स को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो, लेकिन माइनर्स जो है बेनिफिट के लिए, अगर आपने पार्टनर्स बना दिया तो माइनर्स जो है वो आपका अपना बेनिफिट के लिए जो है पार्टनरशिप में इंटर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ उसको बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे भी वही रूल बोलता है, यहां पे भी वही पॉइंट बोल रखा है कि अगर आपने किसी भी तरह का माइनर के साथ एग्रीमेंट करा है और वो एग्रीमेंट आपका बेनिफिशियल एग्रीमेंट है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब बेनिफिशियल एग्रीमेंट, और ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ रखा है नेट के एग्जाम में। बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियल एग्रीमेंट जो होते हैं वह क्या होते हैं बच्चा? तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इज इट क्लियर? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, यह कॉन्सेप्ट जो है आपका माइनर एग्रीमेंट के साथ एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अगर आपने एक बार माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, जैसे 18 साल 17 साल 6 महीने का था और तब आपने एग्रीमेंट किया था,
तो क्या 18 साल होने के बाद वो एग्रीमेंट रेटिफिकेशन होता है? नहीं। नया एग्रीमेंट इंटर करो चलेगा, लेकिन क्या पुराना एग्रीमेंट जो है रेटिफिकेशन होता है? तो नहीं होता है, याद रख लेना। तो ये भी बातें हैं यहां पे, ये भी बातें हैं यहां पे। थर्ड पॉइंट है नो रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशंस ऑन attaining the age of majority, the age of majority, is it clear? तो जैसे वो मेजर हो जाएगा आपका वो ये जो है रेटिफिकेशन जो है वो नहीं पॉसिबल है। समझ में आई बातें? ये 3 बातें मैंने करा, 4 बातें और भी कुछ कुछ बातें हैं, ध्यान से समझोगे यहां पे। इसीलिए मैंने बोला था माइनर को मैं बाद में कराऊंगा। अगर माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो क्या क्या परफॉर्मेंस आपको करने पड़ते हैं ये समझ लीजिए, है ना, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है दी रूल ऑफ स्टॉपेल। याद करिए, स्टॉपेल आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में। मैंने किसी बंदे को रिप्रेजेंट किया कि यह मेरा पार्टनर है, तो पार्टनर बाय स्टॉपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आपने पढ़ा होगा। तो पार्टनर ऑफ स्टॉपेल जो है, द रूल्स ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, माइनर के लिए वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका माइनर्स लायबिलिटी। अगर आपका नेसेसरी वाला केस है तो वहां पे वो चलेगा, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरी। ये मैं समझाता हूं आपको, ये मैं समझाता हूं। फॉर नेसेसरीज, देखो यहां पे समझोगे, ये माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में समझोगे। मैंने ऐसे इसको पहले भी लॉ में पढ़ा रखा है आपके साथ। मान लेता हूं सपोज ये ए है, ये ए है ना, और ये है बी, ये है बी। मैंने पिछला ही क्लास शायद इसके बारे में समझाया था। बी जो है ना बेटा लुनेटिक्स है। बी क्या है बताना? लुनेटिक है। अब बी का एक छोटा बेटा यहां पे माइनर सी, ये कौन है बताना? ये माइनर है। ये कौन है? माइनर है। तो सी का देखरेख जो है बी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बी तो खुद लुनेटिक्स है। तो अब इसका नेसेसरी गुड्स, दवा दारू खाना पीना, ये ए प्रोवाइड कर रहा है। तो ए जो है वो लायबल होता है इससे रिकवर करने के लिए। तो इससे क्या रिकवर करेगा? इसका प्रॉपर्टी को रिकवर करेगा। याद करिए शर्मा जी और वर्मा जी का एग्जांपल पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी और वर्मा जी क्या थे? बहुत अच्छे मित्र थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। वर्मा जी जो है वो उसका ये हो जाता है, लुनेटिक्स, पागल हो जाता है। वही एग्जांपल आपका यहां पे फिट बैठता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट तो आपका यहां पे 20 का प्रॉपर्टी से जितना भी लगा है ए को, वो सारा पैसा ए जो है रिकवर कर लेगा। तो यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन नेसेसरीज वाला केस था तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, वो आपका वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर के बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर के कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो उस केस में आपका ये वैलिड माना जाएगा। अच्छा, एक बात और, एग्रीमेंट आप कर सकते हो क्या? माइनर अगर पार्टनर से आपका तो ये चलेगा, लेकिन वो माइनर पार्टनर किसके वजह से, किसके लिए? तो भैया प्रॉफिट के लिए आएगा। अगर आपका कोई एजेंट है तो माइनर है, चलेगा। माइनर एजेंट है, चलेगा। एजेंसी के केस में माइनर एजेंट है तो वो भी आपका चलेगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें माइनर के लिए एप्लीकेबल होता है। इज इट क्लियर? तो मैंने कब आपको इनकम्पिटेंट्स बताया, कब आपको कॉम्पिटेंट्स बताया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ में, मैं नया टॉपिक आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, तो उम्मीद करता हूं कि इसको आपने लिख लिया होगा। फ्री कंसेंट, ध्यान से सुनना, नया टॉपिक है बिल्कुल। ये आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज कंप्लीट हो गया है। फ्री कंसेंट किसको बोला जाता है, समझ लीजिए। फ्री कंसेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फ्री कंसेंट, सॉरी, एस फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट है बेटा, समझ लो, यदि आप किसी भी तरह का ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, मान लेता हूं सपोज यहां पे ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी, है ना, बी। अगेन ए और बी के बीच में अगर ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, या एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, और वह कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात अगर कॉर्शियन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्शियन, तो ये मैं बताऊंगा, या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉर्शियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, या फिर फ्रॉड है, फ्रॉड है, या फिर मिस्टेक है, मिस्टेक है। ये अगर चार चीज पाए जाते हैं, या अगर चार चीज पाए जाते हैं, अच्छा एक चीज और, मिसरिप्रेजेंटेशन भी है। मैं ऐसा करता हूं, फ्रॉड के ऊपर लिख देता हूं यहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो भी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ये चार पांच में से कोई भी एक पॉइंट अगर ये इंटर कॉन्ट्रैक्ट में करता है, कोई भी एक पॉइंट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट कहने का मतलब होता है कंसेसस एड आइडम। कहने का मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि सेम थिंग इन सेम टाइम, सेम सेंस एट सेम थिंग इन सेम टाइम। मतलब एक सोच, वही सोच जो है सेम सेंस में आप सेम टाइम में कर रहे हो, मतलब वही समय में। जैसे मान लेते हो अगर ए ने एक घर बेचने का बात करा था, तो बी ने उसी टाइम ये घर खरीदने का भी बात हुआ था, और ये दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का डज नॉट इंक्लूड, हम ये बोल सकते हैं यहां पे डजंट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, ना कॉर्शियन होंगे, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। कॉर्शियन कहने का मतलब किसी को धमकी दे करके, मैं छोटा छोटा बात समझा देता हूं, जैसे मैं इसका वन बाय वन करके मैं समझा देता हूं। कॉर्शियन कहने का मतलब बंदूक के नोक पे रख करके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉर्शियन। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, मैंने अपने पावर का मिसयूज किया आप पे, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा कि बेटा ऐसा है ना कि तुम ऐसा करो मेरे लिए सब्जी ला दो, क्या आप नहीं लाओगे? अरे गुरुजी ने बोला है लाऊंगा मैं, ठीक ना, तो आप लेकर के आओगे। या तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, हमने मान लेता हूं सपोज एक लैंड बेचा, खेत में बेच रहा था, मैंने बोल दिया कि यह खेत में पता है पिछले साल जो है 50 क्विंटल आलू निकला था, आलू जब मैंने इसमें लगाया था तो 50 क्विंटल उपजा था यहां से, ठीक ना, और वहां से एक्चुअल में 20 क्विंटल उपजा था, तो मैंने रिप्रेजेंट गलत कर दिया। फ्रॉड, तो फ्रॉड तो बचपन से आपने सुनते हैं। मिस्टेक जो है ये दो तरह की हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दो तरह के ये मिस्टेक भी होंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ होंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए वन बाय वन करके हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फ्री कंसेंट में, फ्री इन कंसेंट में क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या नहीं होने चाहिए, मतलब कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कंसेंट में आते हैं, जो एलिमेंट्स की वजह से वो फ्री नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। तो फ्लो इन कंसेंट के बारे में मैं अगर समझाऊं थोड़ा, फ्री कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट तो अब आपको मैंने समझा दिया कि ये सारे पॉइंट नहीं हो सकते, तो फ्लो इन कंसेंट,
मतलब एक कोई कंसेंट में क्या क्या फ्लो हो सकता है, फ्लो इन कंसेंट, फ्लो इन कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं ये क्लास में, फ्लो इन कंसेंट, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाक से। चलिए बच्चा, तो फ्लो इन कंसेंट में सबसे पहला जो है, सबसे पहला कॉर्सियन आ जाता है। मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, देख लो, ध्यान से समझोगे। कॉर्सियन, और ये है आपका सेक्शन 15 में। कॉर्सियन कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 15 में कॉर्सियन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये आपका सेक्शन 16 में। कौन से सेक्शन में, तो कॉर्सियन है आपका सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस है सेक्शन 16। देन है इसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, देखो मिस रिप्रेजेंटेशन में समझ लीजिएगा, इसमें दो बात हैं, इसमें दो बातें करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है ये दो बातें करता है बच्चा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन कौन सी दो बातें करता है, तो सबसे पहला है फ्रॉडुलेंट। सबसे पहला क्या चीज है, फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट और विलफुल, विलफुल बोला जाता है, विलफुल, और सिंगल एल दोनों में देखो ना, सिंगल एल, विलफुल। और ये है आपका सेक्शन 17। देन है इसके बाद इनोसेंट, इनोसेंट या तो फिर अनइंटेंशनल, इंटेंशनल। ये आपका सेक्शन 18। एक हो गया आपका क्या चीज, फ्रॉडुलेंट। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि फ्रॉडुलेंट जो है ये डील करता है आपका कि आपका नियत में ही खोट है, और ये इनोसेंट या अनइंटेंशनली आपको नहीं पता था, गलती से आपने ये कर दिया, तो वो है आपका सेक्शन 18 की बातें। देन है इसके बाद मिस्टेक। देन क्या है बताना, मिस्टेक है। एक बात बता दूं, मिस्टेक के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे नहीं डील कर सकता हूं, इसलिए नहीं डील कर सकता हूं क्योंकि मिस्टेक अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये आपका दो बातें को करता है डील, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये आपका दो चीज को दिखाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दिखाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये है आपका सेक्शन 20 में। देन मिस्टेक ऑफ लॉ, और ये है आपका सेक्शन 21 में। इज इट क्लियर? अब इसमें भी बहुत तरह की डिफर चीज है, ठीक है। तो मैं मिस्टेक को अभी चार्ट को फ्लो कंप्लीट करता हूं, आप ये चार्ट को कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। इसी के नीचे आपको अगर लिखने का मन है तो लिख लेना, क्योंकि बोर्ड मेरे लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इस वजह से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास मैं इसका देखूंगा, अगर देखता हूं अभी कितना देर लगता है इसमें। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मिस्टेक। मिस्टेक भी क्या है, तो मिस्टेक जो है फ्री कंसेंट का ऑब्स्टेकल पार्ट है। तो मिस्टेक जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। कौन सा? पहला है मिस्टेक ऑफ लॉ, गलती हो गई कानून में। मैं इसका सारा एग्जांपल दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास। ये है आपका सेक्शन 20। देन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक है मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट उल्टा लिख दिया, सॉरी सर, ये सेक्शन है 21, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये है सेक्शन 20, सेक्शन 20, ठीक है। तभी सही लिखा था, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होगा ना, मिस्टेक ऑफ लॉ में होगा, लॉ में यदि आपने गलती कर रखा है तो दो ही टाइप की गलती होगी, या तो आपका ऑफ द कंट्री होगा,
ऑफ द कंट्री होगा, या तो ऑफ द कंट्री होगा, या तो ऑफ द फॉरेन कंट्री होगा, फॉरेन कंट्री होगा। इज इट क्लियर? ये होगा मिस्टेक ऑफ लॉ, फॉरेन कंट्री। अच्छा, वही चीज अगर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बातें करें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इसी में याद करिए, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि दोनों पार्टी से गलती हो गया या तो फिर एक पार्टी से गलती हुआ। इज इट क्लियर? यहां पे आपको बताया गया होगा, मतलब यहां पे बताया गया होगा बाइलेटरल मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक, और एक बताया गया होगा आपका यूनिलेटरल मिस्टेक। एक आपका बाइलेटरल मिस्टेक और एक बताया गया होगा यूनिलेटरल मिस्टेक। यहां पे बाइलेटरल मिस्टेक जो है ये डील करता है बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी से गलती हो रखी है। जो कॉन्ट्रैक्ट आप इंटर कर रहे थे ना, तो दोनों पार्टी ने गलती करा। और यूनिलेटरल कहने का मतलब क्या होता है? वन पार्टी, कोई एक पार्टी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने वक्त जो है ये गलती किया, तो यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है ना? अब यूनिलेटरल मिस्टेक जो है ये आपका सेक्शन 22 में दे रखा है, सेक्शन 22 में दे रखा है। इज इट क्लियर? अब देख लो यहां पे, समझोगे। जो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, बाइलेटरल मिस्टेक है, तो बाइलेटरल मिस्टेक जो है ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर में दोनों ने गलती कर दिया, या तो परफॉर्मेंस में गलती करा। ठीक है? तो यहां पे बाइलेटरल मिस्टेक जो है, बाइलेटरल मिस्टेक में जो है ना, बाइलेटरल मिस्टेक, तो बाइलेटरल मिस्टेक में ये आपका गलती जो होगा ये आपका सब्जेक्ट मैटर में होगा गलती। क्या चीज में होगा गलती? सब्जेक्ट मैटर में होगा। अच्छा, यहां पे जो गलती होगा ये आपका दूसरा पार्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो एक तो सब्जेक्ट मैटर पे और एक जो है आपका परफॉर्मिंग दी ये पे। ठीक है ना? तो यहां पे सीधा सा बात है, दो तरह की गलतियां यहां पे हो सकती है। अच्छा, यूनिलैटरल का भी यही कॉन्सेप्ट है। यूनिलैटरल में आपका या तो मिस्टेक पर्सन जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ मिस्टेक, जैसे ए और बी है तो ए के द्वारा मिस्टेक हुआ या बी के द्वारा हुआ, या तो नेचर ऑफ में मिस्टेक हो गया, कोई नेचर में हो गया। मतलब इसके भी दो पार्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, उसके साथ मिस्टेक हो रहा है, या उसके नेचर में कोई गलती हो गया, तब वो आपका यूनिलैटरल में चला जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर में अगर गलती होगा तो सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या गलती हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस में गलती हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं है। दूसरा, आइडेंटिटी में गलती हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर का क्वालिटी में गलती हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर का क्वांटिटी में गलती हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर का टाइटल में गलती हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर का प्राइस में गलती हो सकता है। अगर हम यहां पे सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में बहुत अलग अलग टाइप के बात में यहां पे ये हो सकते हैं, या तो एग्जिस्टेंस में हो सकता है, एग्जिस्टेंस में हो सकता है, आइडेंटिटी में हो सकता है। गलती कहां कहां हो सकता है? तो मैं सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूं, या तो क्वालिटी में हो सकता है, या तो क्वांटिटी में हो सकता है। देखो मैं लिखते जा रहा हूं, क्वांटिटी में हो सकता है, या तो फिर टाइटल में हो सकता है ना, या तो फिर आपका टाइटल में हो गया, या तो फिर प्राइस में हो सकता है। इज इट क्लियर? प्राइस में हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट मैटर के कॉन्सेप्ट होते हैं जो डिफर केसेस में आते हैं। ठीक है? अच्छा, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग में क्या हो सकता है? तो फिजिकली हो सकता है, फिजिकल इम्पॉसिबल है, या तो लीगल इम्पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज में क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, दो बातें इसी के नीचे लिख देता हूं। या तो फिजिकल इम्पॉसिबल है वो परफॉर्म करना, फिजिकली इम्पॉसिबल है, हम वो काम ही नहीं कर पा सकते हैं, या तो फिर लीगल इम्पॉसिबल है, लीगल इम्पॉसिबल है, लीगल इम्पॉसिबल है। तो ये सारे मिस्टेक हो सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट करने वक्त। तो ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास, बच्चा नेक्स्ट क्लास मैं इसको आपके साथ कवर अप करूंगा। इज इट क्लियर? तो तब तक के लिए थैंक यू।